नमस्कार। जैसा कि मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं कि आपको एक नए मेहमान से मिलाऊंगा, तो मिलाने लाया हूं एक ऐसे नए मेहमान जो आपकी सच्चाई और आपके न्याय के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपका और उनका परिचय कराते हुए सीधा ले चलता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री राकेश कैलाश शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और केवल वो अभी से नहीं, लगभग 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उनके जीवन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कुछ अपने पारिवारिक और अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, जिससे हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। एक्चुअली मेरा नाम है राकेश कैलाश शर्मा। मैं बिलोंग्स करता हूँ महाराष्ट्र से और मुझे अभी प्रैक्टिस करते करते लगभग 10 से 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैंने इस प्रोफेशन में कहीं उतार चढ़ाव देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर मैं कहीं मेहनत करके ही सफल एक अच्छा अधिवक्ता जो अपने हॉनेस्टली और फेथफुली अपने क्लाइंट को, मैं हर क्लाइंट को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो किसी तरीके के हो, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है मेरे देश के संविधान को लेकर चलने का और उन्हें जस्टिस देना। इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ उनकी सेवा से। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या पहले से ही एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, शिक्षा के समय से ही रुचि थी इसमें, या आपने एक बाद में बनाया या किसी कारण को देखकर आप इस चीज़ को कि मैं अधिवक्ता ही बनूंगा? ये बात नहीं सर, मेरा एक्चुअली बिल्कुल पहले स्कूल के टाइम से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एक लॉयर बनूं और एक प्रैक्टिस लॉयर बनूं रेगुलर। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी फील्ड में काम किया, जैसे ITC, इंडियन टबैको कंपनी, डाबर्स और अलग अलग फील्ड में काम किया। उसके बाद मेरी अचानक एक रुचि बढ़ी है मुंबई से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ के एक हमारे बहुत अच्छे फेमस वकील थे जो इस वक्त नहीं है, मिस्टर राम जेठमलानी जी। तो राम जेठमलानी हाँ बहुत अच्छे वकील थे और उनके कई सारी किस्से मैं अपने पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, TV में देखता था। वो कई हाई प्रोफाइल केसेस लड़ते थे जो क्रिमिनल केसेस होते थे। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जगा। इंटरेस्ट जगने के बाद फिर मैं फॉलो करते गया। जो हमारे देश के सबसे बड़े वकील हैं, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नागपुर से, वो है मिस्टर हरीश साल्वे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया। तो उन्हीं को देखकर उनके मैं यूट्यूब पर कई सारी उनके चीज़ें को, उनके इंटरव्यूज़ को देखकर, कई बार मैं सुप्रीम कोर्ट में जाता था तो बैठे बैठे उनके आर्गूमेंट्स देखता था, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते, कोई भी केस में वो किस तरीके से क्राइटेरिया डालते, अपना करने की कोशिश करते। तो उन्हीं को देखकर मेरे को ऐसा प्रेरणा मिली और मेरे मतलब दिल में एक तमन्ना थी कि मैं अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन जानूँ, क्योंकि हर नागरिक को हक होता है कि वो अपने देश का एक संविधान पढ़े कि भाई मेरे देश का संविधान है, क्योंकि संविधान से ही हमारा पूरा सोसाइटी और पूरा देश चलता है। तो बस यही था, मुझे जानना था कि भाई मेरे लीगल राइट्स क्या है इस देश में, गरीब के लिए, अमीर के लिए कानून सेम है नहीं है, और उनके दोनों के लीगल राइट्स क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, ताकि उनके साथ कोई गलत वजह से मैं प्रेजेंट करने के लिए मैंने दिल बनाया कि चलो मैं देखता हूँ। मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं था कि मैं एक प्रैक्टिस था कि मैं जो कुछ भी किया मैं वो फील्ड में पढ़ाई करते गया और अपने छोटे केस से बड़े बड़े केसेस हैंडल करते गया, जैसे CBI, ED मैटर, UP अपार विकास, पीपल तलाक और कई हाई प्रोफाइल केसेस, रिपोर्टेबल जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, हम रिपोर्टेबल है, कई केसेस में प्रेजेंट हुआ। तो उससे मेरा क्या है ना, इंटरेस्ट बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते मैं अपना मतलब काम शुरू रखते गया और उसके बाद फिर मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और कानूनी सवाल करते हैं जिससे हमारे दर्शक कुछ समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही, हमारे संविधान में, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक संहिता के अंतर्गत, मूल सिद्धांतों के अंतर्गत
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकों तत्वों के स्त्री हो या पुरुषों समान अधिकार दिए हुए हैं। दूसरी तरफ कहीं न कहीं वही स्त्री अपने उसी अधिकारों का नाजायज फायदा उठाते हुए, जैसे कि अगर दहेज को लेकर अगर बात करें तो आज भी महिला कभी भी पुरुष पर दहेज हिंसा का प्रताड़ना का केस या अन्य किसी भी तरीके से पुरुष के ऊपर लगा सकती है आरोप। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि अगर समान अधिकारों की बात करते हैं तो जब पुरुष पक्ष अपनी बात रखे तो उसको भी सुना दे। तो आपका इसमें क्या कहना है और आपका कानून क्या कहना है? सर देखो, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। उसका पार्ट सभी को लेके चलना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना होता है। अभी आप जैसे आपने बोला कि भाई लेडी कभी कभी फर्जी केसेस भी डाल देती है और फिर पुलिस परेशान करती है, कहीं के साथ न्याय नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है लोअर जुडिशरी। एफआईआर दर्ज होती है फर्जी, फिर उसके बाद वो कोर्ट में जाती है। अब हमारे देश में सबसे मेन चीज़ होती है हमारा केस प्रेजेंट करना, चाहे वो सच केस हो या झूठ हो। आपको जो भी जस्टिस मिलेगा वो न्याय से मिलेगा, क्योंकि पुलिस का काम है एफआईआर रजिस्टर करना। पुलिस कोई भी जजमेंट नहीं दे सकती है, उसके लिए हमें कोर्ट ही जाना पड़ता है। अब इसके लिए हमारी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए हमें केस बहुत अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जितने महिलाओं को अधिकार दिए उतने जेंट्स को नहीं दिए, दोनों को सेम अधिकार है। अगर वो कुछ गलती से कोई फॉल्स केसेस अगर रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि आपको जो भी अपनी इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट करना लॉ, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, वो आपको मेहनत करके अपनी लोअर कोर्ट में जजेस के सामने आपको पेश करना बहुत अच्छी तरीके से। फिर वो उसके बाद डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये जो केस है ये फर्जी है, ये जेन्युइन केस है। कई केसेस जेन्युइन भी होते हैं, कई केसेस फर्जी भी होते हैं, लेकिन न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो है ना, बहुत उन्हें जो जज का जो होता है वो पूरा माइंड उनको बहुत एप्लीकेबल करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दोनों की सुनना पड़ती है अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से वो दोनों की फिर वो अपना जजमेंट ले पाते हैं। तो हमारे लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर डिपेंड करता है वो हैज़ फॉर दी एविडेंस के बेस पे डिपेंड। एविडेंस अगर आपके पास नहीं होंगे तो उसी बार वो मैटर नहीं दिखता है, वो मेंटेनेबल नहीं करता है, चाहे आपने उस पर झूठी एफआईआर कराओ या आपकी चार्जशीट कोई आप ले लीजिए। अगर आपके पास एविडेंस होगा तो मैटर दिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। तो इसलिए जो भी वकील है वो एक अच्छी तरीके से, फेथफुल तरीके से अपना केस प्रेजेंट करें और जितनी सक्षम है वो अपनी तरफ से 100% या 200% अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करेंगे। भाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से आफ्टर ऑल तो जजमेंट देना फिर जो जजेस देते हैं वो उन्हीं के हाथ में। आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसके घर पर हमला करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसी स्थिति में सामने वाला अपने बचाव के लिए कोई कदम उठाता है, इधर पुलिस को भी सूचना देता है, लेकिन उससे पहले कहीं तो उसे बचा करना। लेकिन जब पुलिस केस को रजिस्टर्ड करती है तो दोनों पर समान धाराओं में रजिस्टर्ड करती है। इसी स्थिति में जब कोर्ट में पहुंचता है तो गवाह सबूत को कोर्ट को नहीं देखने आ रहा है। उस स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ अन्याय हो रहा है कि पुलिस ने केस दोनों पर दर्ज किया, जबकि घटना सामने वाले ने उसके घर पर आकर करी। उस स्थिति में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके साथ इस तरह का न्याय? हमारे कानून में सेल्फ डिफेंस एक ऑप्शन रखा गया है, क्योंकि एट ए टाइम जो भी आप पर कोई भी तरीके से हमला करता है तो इतना समय नहीं होता है कि आप कोई रिस्पॉन्ड करें या फिर आप 100 नंबर या 112 नंबर पर डायल करें जो आपको पुलिस आए। तो इसमें हमारे लॉ में एक प्रोविजन है सेल्फ डिफेंस के लिए आप अपना कर सकते हैं। उससे सेल्फ डिफेंस से आपका इंटेंशन ऑफ क्राइम पता चलता है कि या आपने जानबूझ के करा या आपने बचाव कुछ नहीं। अब आपने बोले कि भैया पुलिस जो होती है वो दोनों तरफ एफआईआर रजिस्टर करती है। अब झगड़ा तो दोनों हुआ है, वो डिनाई तो हम कर नहीं सकते। पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस जो कुछ भी करे, मैनिपुलेट करके लिखे या सच्चाई लिखे या कुछ भी लिखे, जो कुछ भी पुलिस करे, लेकिन ओवरऑल जो भी आपको प्रेजेंट करना है आपने सेल्फ डिफेंस में किया, वो आपको अपना पूरा प्रेजेंटेशन कोर्ट में देना है कि भैया ये तरीके से हमने हमारे सेल्फ डिफेंस बचाव पक्ष में ही हमने ये कदम उठाया, हमारा कोई भी क्रिमिनल का इंटेंशन नहीं था।
उस वक्त में वो सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग टू द सेल्फ डिफेंस में जो प्रोविजन होगी उससे आप सेफ हो जाएंगे, और जो सेक्शन आपसे लगी तो आप लेकिन हमारे इसी में एक धारा और भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो वो उसी समय पर शायद मेरे अंदाज से 304 का दोषी माना है। अबेटमेंट टू सुसाइड जी तो ऐसे ही वो कहते हैं ना, क्राइम करने वाले से क्राइम कराने वाला और उकसाने वाला ज़्यादा दोषी होता है। तो फिर यहाँ पर जिस व्यक्ति ने उसके घर पर हमला किया, उस व्यक्ति को उकसाया, तो दोषी वो कहाँ है? अगर वो नहीं आता, उसके साथ ऐसा नहीं करता, तो आगे झगड़ा करता, तो दोषी उससे ज़्यादा उस पर केस लगना चाहिए। तो पुलिस किस तरह से समान धाराओं में केस दर्ज करती है? क्या इस जगह पर सुधार की आवश्यकता नहीं है कानून में? नहीं, समान धाराएं तो नहीं होती है इसमें ये होता है कि भैया जिसने अटेम्प्ट किया आपका क्रिमिनल इंटेंशन से, आपके घर पे आया, आपके क्रिमिनल एक्ट किया, उसके पास से हथियार मांगे और आप बिल्कुल सेफ साइड था, तो मेरे हिसाब से जो भी FIR होती है हमारे देश में, ऐसे भी बोल्स का काफ़ी ईमानदार पुलिस वाले हैं जो बिल्कुल अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज बिल्कुल बेखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर जगह यही चीज़ होता है। इंडिया में क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, कई तरीके के हमारे साथ ना कई भी घटनाएं हो सकती है। अब पुलिस ने जो FIR रजिस्टर करी उसके लिए ही हमारा कोड बना है, क्योंकि कोड अगर नहीं रहेगा तो हम तो उससे भी ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर पुलिस अगर गलत कर भी देती है या सही भी करती है तो उसका पूरा जजमेंट कोर्ट ही करता है, लेकिन कोर्ट के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है कि कोर्ट में ही हमको जाए कि भाई हम इसमें दोषी नहीं है और इंटेंशन ऑफ क्राइम उसका था, वो हमारे घर पे आया, उसने अटेम्प्ट किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस में आप प्रोविजन ले सकते हो कि मैंने भैया ये नहीं किया और मैं इसका सेक्शन नहीं किया। उस केस में क्या होता है, आपके खिलाफ जो भी धारा अगर दर्ज हो भी गई है तो वो कानून से पावर रखता है, वो हट भी सकता है। फिर एक सामान्य स्थिति में आता हूँ, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो मैं ये चाहता हूँ क्या आप हमारे दर्शकों को अपनी ज्ञान बुद्धि से कुछ इस तरह की सलाह दें जिससे वो अपनी कानूनी लड़ाई को समझ सकें और किसी कारणवश अगर कोई घटना स्थिति होती है तो किस तरह से उससे बाहर निकल सकें। तो कुछ सजेशन मैं आपके माध्यम से उनको दूँ। मेरा तो एक्चुअली क्या है ना, हमारी अभी जो जनरेशन है वो काफ़ी सारी बोल्ड होती है, क्योंकि अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया, यूट्यूब पे आ गया है, हमारे कई लॉयर्स हैं जो हेल्पफुल भी करते हैं, नेट पे भी आते हैं और कानून भी बताते हैं। तो मैं तो सभी नागरिक, जितना भी अपने देश के नागरिक हैं, उनसे बस यही गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके अपने कानून को समझें, क्या क्या हमारे लीगल राइट्स है और क्या हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, IPC में, CRPC पढ़े और उसमें देखें क्या क्या गलत है और क्या सही है, और वो ही फॉलो करें, क्योंकि इससे अगर उन्हें कानून की समझ होगी तो फ्यूचर में वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते और कोई गलत काम करने को डरेगी कि भाई किसकी क्या समझ है। तो मेरा तो संदेश यही रहेगा जो भी जनरेशन से कि भाई जो भी कानून आता है उसकी एक रिस्पेक्ट करें, एक इज्जत करें, और जो भी अननेसेसरी जो चीज़ें होती है तो उसको सुधारने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ गलत होता तो हमारे लॉ में जो प्रोविजंस लगे वो फॉलो करें, उसी तरीके से चले और कानून बिल्कुल अपने हाथ में न ले। जो भी अपना बचाव होता है उसमें कोशिश करें कि लीगली हम उसमें सेफ हो, जैसे पुलिस को रिपोर्ट करना, FIR दर्ज कराना, उसके बाद चार्जशीट का वेट करना, फिर हर डेट पे अपनी डेट अटेंड करना, अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट करना। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो नागरिक एकदम अवेयर हो जाए कि हमारे देश में कानून किस तरीके से चलता है और हम किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ हर एक इंसान घूम सकता है और कहीं भी जा सकता है और कोई रोक टिकाई नहीं। जितना हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्री है उतना आपको कोई देश में नहीं। पहली बात ये, अभी हमारे कानून में कितना सुधार हुआ है और कितने सुधार होने की अभी गुंजाइश बाकी है, और आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव कौन सा है वो भी हमें साझा करें। देखो, हमारे कानून में सर बहुत सी चेंजेस आ गए,
काफ़ी सारी चेंजेस आ गए, काफ़ी सारी अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, सेक्शन में अमेंडमेंट्स आ गई, प्रोविजन में अमेंडमेंट आ गई। अगर अभी आप देखोगे पहले सीबीआई और ईडी का मतलब किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। अभी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके थ्रू जो करप्शन से वो कई हद तक रुक गया है। तो ये चेंजेस करप्शन का बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमारा। अब कोई भी अधिकारी हो, विभाग में हो या कोई भी हो, वो करप्शन लेने के लिए 10 बार उसे सोचना पड़ता है, क्योंकि ये जो एजेंसी है ये इतनी अच्छी काम कर रही है ना, क्या हमारे देश में बिल्कुल नागरिक को इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल सुधार हुआ है, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। कानून में भी सुधार हुआ है, एजेंसी में भी सुधार हुआ है, और गवर्नमेंट ने कई चीज इम्प्लीमेंट करके लोगों को, नागरिक को डायरेक्टली बोले कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। पहले इसमें मिडिल मैन होता था, जैसे वो बोलते हैं ना, आप दलाल लोग होते थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट जाके अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अपना एफआईआर ऑनलाइन आ गई है, आप नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कौन सी सेक्शन में एफआईआर हुई। कोर्ट की सुविधा इतनी अच्छी हो गई कि पूरा कोर्ट ऑनलाइन हो गया है। आपको ऑनलाइन पता चल जाता है कब मेरा केस लड़ा है, कब नहीं लगा है, मैं कब कोर्ट में जाऊँ, कब मेरी डेट है। सब प्रोविजंस आपकी ऑनलाइन हो गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी हर नागरिक के लिए बोल दिया कि अगर आप नहीं भी अपीयर होते हो, कोर्ट में आने को तकलीफ होती है, तो आप ऑनलाइन भी अपीयर होते हो। जजमेंट आपको जो लैंग्वेज में चाहिए, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ने बोला था, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को धन्यवाद भी किया है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो इंसान जो कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको उसी की लैंग्वेज में वो जजमेंट की कॉपी उसे रिसीव होगी, ताकि वो पढ़ के देखे कि भैया क्या चीज़ें करेंगे और क्या मेरे फेवर में क्या है। तो ये काफ़ी चीज़ें में चेंजेस सुधार चाहिए है, क्या अभी कमी है जिसको चेंज होना चाहिए? कमी तो सर देखो थोड़ी बहुत तो लगती है। जैसे एक लॉ स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारे ऊपर, रेप लॉ ये हो गया है। कई बार कुछ जो बेचारे दोषी नहीं होते उन्हें भी सजा हो जाती है, और कोई लोग जो दोषी होते वो भी छूट जाती है। तो हमारे इसमें जो हेनस क्राइम माने जाता है, जो समाज में सोसाइटी के अगेंस्ट में जो लॉ होता है, वो एक तो मर्डर हो गया, एक तो रेप केस हो गया, ये हेनस क्राइम माने जाता है। इसमें बस मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, जो पनिशमेंट होए वो स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट हो, ताकि ये क्राइम करने के बाद 10 बार आदमी सोच सके कि भाई इसमें क्या क्राइम है, और वो उसका, महिला का, किसी भी महिला उसका वो रिस्पेक्ट करे और उसको वही नज़र से देखे तो एक लॉफुली। अच्छा, अपना अनुभव। अच्छा, मेरा एक्चुअली सर क्या है ना, एक एक्सपीरियंस है, मैं कई मैटर्स में प्रेजेंट हुआ है। रिपोर्टेबल जजमेंट के साथ कई सीनियर्स के साथ मैं वर्किंग भी किया वो, तो मैं हमारे बहुत बड़े सीनियर है लगता है, उनके साथ भी गई था, उनसे सीखा हो कई बार। मैंने अनुभव यही देखा है, क्या कोर्ट में अगर आप अच्छा प्रेजेंट करोगे और अच्छा अपना केस की तैयारी करके जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, तो कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक मेरी 10 से 12 साल की प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंटली अगर मैंने जो भी केस किया है या प्रेजेंट किया है, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और कई चीज़ों में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हॉनेस्टली और फेथफुली अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करूँ, और जजेस को जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसी के हिसाब से वो केस प्रेजेंट करके उन्हें बताऊँ। तो मेरा अनुभव ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत हमारे देश की सबसे अच्छी अदालत है। किसी भी चीज़ से अगर कोई भी चीज़ में गलती भी हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट सुधार करता है, और हर इंसान को अपने लॉ पे फेथ होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और मैंने ये आज तक मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी के साथ भी कोई भी गलत नहीं किया। तो मेरा बस यही है कि मेरा फेथ बहुत है जुडिशरी, और मैं जुडिशरी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रोफेशन से, या मुझे मौका मिला कि मैं भी एक मतलब लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें उससे सीखता हूँ, वो चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, नई नई चीज़ें हमें सीखने मिलती है। तो बस मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरा जो जुडिशरी है वो सही वे में काम करे और सही वे में सब कुछ अच्छा। बेबाक सवालों के उत्तर देने से जो नहीं डरते, जीवन में काम आते हमेशा अपने तजुर्बे, ये थे हमारे श्री राकेश कैलाश शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट भारत। जैसा कि मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि आपको फिर मिलाऊंगा एक नए मेहमान से, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी।
अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।